नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बिहार में 4 विधानसभा सीटों के ऊपर उपचुनाव होना है और इसके अलावा अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव भी है। और इसी के बीच अब नीतीश कुमार ने बिहार के पटना में एनडीए के घटक दलों के साथ बैठक की है और इस बैठक के कई सारे मायने भी निकाले जा रहे हैं। और इसको लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में अगले चुनाव, मतलब कि जो उपचुनाव है उसको लेकर के, और अगले साल जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के भी रूपरेखा तैयार की गई है और कई सारे मतलब इस बैठक के निकाले जा रहे हैं। और इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमीन अहमद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमीन जी, जिस तरीके से उपचुनाव से पहले ये एनडीए के घटक दल के साथ बैठक नीतीश कुमार ने की है, और इसके साथ साथ सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस बैठक के क्या मतलब हो सकते हैं? इसके दो ही मतलब होते हैं कि राजनीति में अगर कोई जनता से वादा किया जाता है तो उसे निभाना नहीं है। ये दर्शक भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि इसकी लॉजिक क्या है कि जनता के बीच में कुछ भी बोल देना है और कुछ भी कर देना है। उसकी लॉजिक यही है कि जो बैठक हुई थी 28 तारीख को, उसकी लॉजिक यही है। अगर मैं पीछे जाऊं, 1 साल 3-4 महीने पीछे जाऊं या विधानसभा के वक्त में जाऊं, तो एक बयान काफी चर्चित हुआ था, वो नीतीश कुमार का था कि प्रधानमंत्री की रैली में थे और कई जगह भी उन्होंने ये बात कही कि ये मेरा आखिरी मौका है, आप इस बार वोट दे दीजिए या इस बार मुझे सत्ता दे दीजिए, मैं अगली बार वोट नहीं मांगने वाला। लेकिन जो 28 तारीख को बैठक हुई है उसमें यह साबित हो गया कि नीतीश कुमार इतनी आसानी से बिहार की सत्ता छोड़ने वाले नहीं है। एक दूसरी ये बात हुई कि हमेशा से महाराष्ट्र, बिहार, इन 2 जगहों पे बड़े भाई को लेके एक काफी खींचतान होती रही है और इससे जो है सत्ता भी बदली है। आपको याद होगा कि अमित शाह और उद्धव ठाकरे के घर पे जो उनके घर पे बैठक हुई थी, उसमें भी इसी बात पे को लेके लड़ाई हो गई थी कि बड़ा भाई कौन। लेकिन अंततः जो है बीजेपी को ये मानना पड़ा कि चलिए ठीक है, आप बड़े भाई हो जाइए। लेकिन परिस्थितियां है इस बार जो है बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी है। लेकिन अभी भी नीतीश कुमार की काट बीजेपी को बिहार में नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उसके पास नेताओं की कमी है और जो नेता हैं भी तो वो उस मास लीडर की हैसियत से या वो उनका ऑरा नहीं है जो नीतीश कुमार के सामने जो दिख सके। गिरिराज हो चाहे कोई भी हो, ये बस ऐसे ही जैसे उफान मारने वाली बात है। लेकिन इनका वो कद नहीं है या वो हैसियत नहीं या वो जनता में वो स्वीकारोक्ति नहीं है कि वो नीतीश कुमार को जो है डोमिनेट कर सके बीजेपी। अगर बीजेपी के पास, कई राजनीतिक विश्लेषक ये बात कहते हैं कि अगर बीजेपी के बाद नीतीश के ऑरा का नहीं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी 19-20 का कोई नेता होता, नीतीश कुमार को कभी का ठिकाने लगाया जा चुका होता। मतलब कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि बिहार में इंडिया का मतलब नीतीश कुमार जी, क्योंकि जो हमेशा से वो बड़े भाई की हैसियत से ही वहां पे रहेंगे। और ये बैठक में भी कई सारे मुद्दों पर बातचीत, और इशारों में, चूंकि राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी मानना है कि नीतीश कुमार ने इशारों में एक अपना टर्म एंड कंडीशन रखा है, एक शर्तें रखी हैं कि आने वाले चुनावों में आपको ये सारी शर्तें माननी पड़ेंगी, तब जाकर के हमारा जो गठबंधन है या साथ है वो हमेशा या आगे तक चलेगा। खैर, एक और सवाल ये भी है अमीन जी कि जिस तरीके से अभी बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव भी होने वाला है, और ये भी माना जा रहा है कि ये 4 उपचुनाव ये संकेत देंगे, मतलब इन 4 उपचुनावों के नतीजे ये संकेत देंगे कि नीतीश कुमार का आगे का फैसला क्या होने वाला है। मतलब आगे राजनीतिक फैसला किस तरीके का वो ले सकते हैं, या तो वो पलटी भी मार सकते हैं, और ये 4 विधानसभा सीटों के जो उपचुनाव हैं उसके नतीजे जो है ये संकेत मतलब देंगे नीतीश कुमार को कि उन्हें आगे करना क्या है। हाँ, ये बात तो सही है। लेकिन ये जो है जो भी थिंकर हैं या जो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनकी जो टर्मोलॉजी है उसमें जो है इसको उतना बेहतरीन नहीं माना जाता। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर यूपी में 9 सीटों पे उपचुनाव है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि योगी सरकार गिर जाएगी, या बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव है इसका मतलब ये नहीं है कि नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में। लेकिन एक थोड़ी बहुत बातें इधर उधर कही जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है बिहार की कि जो अगले साल चुनाव हो रहा है उसकी रणनीति क्या है। एक तरफ जो है गिरिराज जो है
हिंदुओं को जगा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है नीतीश कुमार इस बात से परेशान है कि जो अल्पसंख्यक वोट है जो उनको देता रहा है, जो विधानसभा में कई सीटों पे उनके लिए निर्णायक रहा है, अगर वो इन सारी चीज़ों से बिदक गया तो फिर उनकी हैसियत क्या। इसीलिए जो एनडीए की जो 28 तारीख को बैठक हुई उसमें साफ तौर से ये बात कही गई कि जो ऐसा बयान या ऐसी कोई ध्रुवीकरण या ऐसी कोई राजनीति ना हो जिससे जो है जेडीयू को खतरा, अगर इस तरह की राजनीति होगी तो ये स्वीकारोक्ति नहीं। इसके साथ साथ बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने भी स्पष्ट कर दिया कि वो निजी जो है क्या कहते हैं कि अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। आप देखे होंगे कि एक दिन मीडिया में वो खबर बनी रहे, उसके बाद से यात्रा कहाँ है किसी को पता नहीं है। तो उसका असर देखने को मिला। बीजेपी भी ये चाहती है कि अगर लालू प्रसाद यादव को बिहार में सत्ता से रोकना है तो नीतीश कुमार हमारे लिए मजबूरी है, जो भी हो। तो ये चीजें आप साफ संकेत हो गया। इसके साथ साथ जो है प्रशांत किशोर जी जो है चुनाव में जो है आ गए हैं, वो भी अपनी भूमिका तय कर रहे हैं। उपचुनाव में आपने देखा होगा 3 बार उन्होंने जो है क्या कहते हैं कि अपने उम्मीदवार बदले, फिर वही ले दे के ढाक के 3 पात वाली जो भोजपुरी कहावत है उस पे आ गए। और वो भी जो पहले कहते थे कि हम जो है ऐसी राजनीति करेंगे वैसी राजनीति करेंगे, लेकिन जो है मुस्लिम बहुल सीट पे जो है 2 बार पहले तो एक जो है किसी दूसरे को दिए थे, फिर मुस्लिम को दिए, फिर एक और मुस्लिम को दिए, तो वो भी मुस्लिम हिंदू और ये सारी चीजें करने लगे। कुल मिला के कहना यह है कि भारतीय राजनीति में जात का सर्वश्रेष्ठ है जात, उसके बाद से और भी तमाम जो है आपके सैद्धांतिक चीजें आती हैं। लेकिन पहले जो आपको टिकट अगर दिया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कि आप जिस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां पे मुसलमानों का कितना वोट है, तो वो ये परफेक्ट है। सही बात है। और आपने गिरिराज सिंह का भी जो नाम लिया, उन्होंने अभी हाल ही में उनका एक बयान बहुत ही वायरल हुआ था सोशल मीडिया में, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो आप उसको 100 थप्पड़ मारो। इस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, जबकि ये नीतीश कुमार भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस तरीके की विवादित बयानबाजी जो है उनको नुकसान पहुंचा सकता है। और ख़ास करके ये भी मैं आपको बता दूं कि ये भी खबर निकल करके सामने आई कि ये जो बैठक हुई उस बैठक में गिरिराज सिंह बिल्कुल ही मतलब उनको आगे जगह भी नहीं दी गई, मतलब वो पीछे बैठे रहें। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने इशारों में ये संकेत दिया कि इस तरीके के विवादित बयानबाजी और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण वाले बयानबाजी तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर बीजेपी को एक तरफ फ़ायदा पहुंचता है इस तरीके के बयान से, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू को नुकसान भी पहुंच सकता है, क्योंकि जेडीयू के साथ एक बहुत बड़ा मुस्लिम वर्ग भी जुड़ा हुआ है। और चूंकि उस पार्टी की छवि भी ऐसी नहीं है जो बीजेपी की है कि हिंदू मुस्लिम वाली, तो इस तरीके से नीतीश कुमार जो है वो काफ़ी फूंक करके कदम रखना चाहते हैं। चलिए एक आखिरी सवाल मैं आपसे कर लेता हूं अमीन जी कि इस बार के अगले साल के चुनाव को लेकर के एक नारा दिया गया है कि 2025 में 225 फिर से नीतीश, तो ये नारा कितना कारगर साबित होगा? अभी नारे की बात है कि तो मुझे हंसी आ गई कि अभी आपने देखा होगा 3-4-5 महीने पहले जो है अप्रैल में जब 400 पार 400 उसका हस्र क्या हुआ 240 पे। तो ये एक चीज़ है, एक सेनापति है या जो भी पार्टी को लीड करते हैं तो वो एक अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए या एक टारगेट को कि हम इस टारगेट बिंदु को जो है टच करेंगे, वो इस तरह के नारे दिए जाते हैं। अच्छी चीज़ है, यह हर पार्टी को नारे गढ़ने चाहिए, गढ़ते भी हैं। कई बाहर से एजेंसियां बुलाई जाती हैं जो चुनाव में जो है सर्वेक्षण करती हैं, बिंदुवार जो है चीज़ों को देखती हैं, सुनती हैं, फिर उस हिसाब से सोशल मीडिया और मीडिया में उन चीज़ों को देखा सुना जाता है। तो ये अच्छा है, अगर ये नारा दिया जा रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है और टाइम का नतीजा ये है कि अभी माहौल नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी माहौल की तैयारी अगर आप जो है आपका दुश्मन आपके दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा तब तो आप अपनी लड़ाई और अपने हथियार और चीज़ों को तो सैनिक को तैयार नहीं कर रहे। इसलिए अगर तैयारी है तो उधर आरजेडी भी तैयारी कर रही है, जेडीयू भी तैयारी कर रही है, बीजेपी भी तैयारी कर, तो सभी लोग अपने अपने तरीके से अपनी मोहरों को खेलना शुरू कर दिया है। वैसे एक आखिरी सवाल और कि अगर नीतीश कुमार इंडिया के घटक दलों के नेताओं के साथ बैठक करते हैं और उस बैठक में साफ तौर पर इशारों में वो ये समझाते हैं कि इस तरीके के विवादित बयान और ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलेगी,
तो क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं वो केंद्रीय नेतृत्व जो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, ये जो केंद्रीय नेतृत्व हैं उनके ऊपर भी दबाव बनाने की ये कोशिश है कि अगर मतलब बिहार में मैं बड़े भाई के ही किरदार में रहूँगा और मेरे हिसाब से ही आपको चलना होगा, नहीं तो इसका अंजाम भी आप भुगतने के लिए तैयार रहिए। और उसका अंजाम आपको पता ही है कि बैसाखी की सरकार है तो कभी भी ये पलटी मार सकते हैं। तो ये इस तरीके का दबाव मोदी के ऊपर रहेगा। यूपी और बिहार और झारखंड में जो दोनों दो हाथ में लड्डू वाली बात है, तो सेम टू सेम आप देख लीजिए कि इस बार का जो बजट आया वो जो है बजट सिर्फ आंध्र प्रदेश और जो है बिहार के लिए आया। और जो नीतीश कुमार ने लिख के दिया था चिट्ठी में उतना बजट में मिला। उसी तरह चंद्रबाबू नायडू ने जितना नेगोशिएशन किया था उतना मिला। तो ये चीज़ तो है ही है। उसी का नतीजा है कि बिहार में जितना नीतीश कुमार ने 28 तारीख को कहा उतना बीजेपी के जो है जो स्टेट के लीडर को मानना पड़ा। ये इशारा था केंद्र का कि अगर भाई अगर यहाँ पे अगर कुछ उलझलूल या उटपटांग आप करेंगे तो केंद्र पर भी जेडीयू का जो है सीटों का बंटवारा है। तो वो तो सही है कि 2 बैसाखियों पे जो है नरेंद्र मोदी सरकार चल रही है। तो इतनी तो धमक है ही है अभी फिलहाल, क्योंकि जब तक बीजेपी कमजोर है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की धमक और जो चीजें कहेंगे वो करना होगा। उसका रिजल्ट भी एनडीए की बैठक में देखने को मिला था। तो बड़े भाई तो वही रहेंगे। चलिए, तो जिस तरीके से नीतीश कुमार ने एनडीए के घटक दल के नेताओं के साथ बैठक की है और उस बैठक की सारी बातें तो खुल करके सामने नहीं आई है, लेकिन इतना साफ जरूर है कि नीतीश कुमार अपने शर्त के मुताबिक ही एनडीए के घटक दलों के नेताओं के साथ वो चलवाना चाहते हैं। कह सकते हैं कि उनका ये कहना है कि मैं ही बड़े भाई के मतलब किरदार में बिहार में हूं और आप लोगों को मेरे हिसाब से चलना है, नहीं तो इसका नतीजा भी मतलब भुगतना पड़ सकता है। तो इस बैठक को लेकर के आपको क्या लगता है और क्या आगामी जो उपचुनाव होने वाले हैं बिहार विधानसभा के कई सीटों के ऊपर, या फिर अगले साल जो 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव को लेकर के जिस तरीके से ये नारा दिया गया है कि 2025 में 225 फिर से नीतीश, ये नारा कितना कारगर साबित होगा, आप भी कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।